नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 34वां अध्याय। स्वर्णलता से संबंधित सभी पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अगर आप अन्य लेखकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा तथा प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, या एंड स्क्रीन कार्ड्स जो होते हैं उसके द्वारा भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप होम पेज पे प्लेलिस्ट में भी जाकर अपने मनपसंद लेखकों की कहानियाँ सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करें स्वर्णलता का 34वां अध्याय। एक एक करके लड़कियां विदा हो गई। पारुल के जाने के समय बकुल ने धीरे से कहा, भूल मत कर सजली दी, चोर पर नाराज होकर तू जमीन पर भात खाएगी। पारुल जरा सख्त सी हंसी हंसकर बोली, लेकिन चोर से छीना चोरी करके भी तो थाली पर दखल करने की प्रवृत्ति नहीं है। इसके लिए तू क्या कविता लिखना छोड़ देगी? इतनी अच्छा लिखती थी। बकबक मत कर, पारुल हंस उठी। बड़ा तो लिखना छोड़ दूंगी तो क्या दुनिया का कौन सा नुकसान हो जाएगा? दुनिया का नहीं सही, तेरा अपना तो है। पारुल ने दूसरी ओर ताकते हुए कहा, खारे समुद्र से मुट्ठी भर नमक डाल देने में क्या इतना विशेष होगा? बता तो सही, जिंदगी ही तो नुकसान है। लेकिन अमल बाबू तो, हाय राम, तेरे अमल बाबू की निंदा कर रही हूँ क्या? महासदाशिव व्यक्ति हैं, स्त्री के थोड़े से ऐश आराम के लिए भंडार उजाड़ कर खर्च कर सकते हैं। केवल वह प्रेम की कविता नहीं चलने की। ठीक तो है, ईश्वर के विषय में लिखा कर। स्नेह से उसके माथे की जरा हिलाकर पारुल ने कहा, बड़ा तो लिखती हूँ, जिसके लिए सोच के मारे तेरा माथा खराब हो रहा है। अरे विद्वान मूर्खों के साथ बड़ी आफत है। मनुष्य के आदि अनंत काल का प्रेम स्पंद ईश्वर ही है। यह बात उनके दिमाग में नहीं धसती। आवेग और आकुलता यह देखने में ही आमिष गंध मिलती है उन्हें। भाड़ में जाए, माँ ने भी तो जीवन भर कितना कुछ लिखा, नतीजा तो तूने ही बताया। यद्यपि माँ की रचना के बारे में खास ऊंचा ख्याल नहीं था पारुल का, बल्कि उसके पहनेपन, आवेग, सब बात में ताल ठोकर प्रतिवाद और विद्रोह करना पारुल ने अवज्ञा की दृष्टि से ही देखती थी। जानती थी कि माँ का लिखना भी उसी प्राय का है, इसलिए उसके संबंध में कुछ मूल्यबोध नहीं था। फिर भी अभी उसने उसका जिक्र किया व्यर्थता की तुलना के लिए। बकुल चुप रही। उसे क्षण भर के लिए आग की आभा में देखे उस मुखड़े की याद आ गई। वह मुखड़ा पराजित सैनिक का था या अपराजित कठिन का है, वह आज तक भी ठीक नहीं कर सकी। शायद पराजित का ही हो सकता है। स्वर्ण दीवार की ओर देखकर उस पर की लिखावट पढ़ती नहीं हो, उस पर लिखती हो, अनदिखी स्याही से जर्जर पीड़ित वंचित आत्माओं का इतिहास। नहीं, केवल अपनी बात नहीं, लाखों लाख आत्माओं की बात। आने वाला समय उस लिखावट को पढ़ेगा। कौन जानता है, उस समय उसकी प्रतिक्रिया से एक नई जाति जन्म लेगी। उद्दत, अविनयी, असहिष्णु, असंतुष्ट और आत्मकेंद्रित जाति। दीवार की लिखावट भी तो सलेट की लिखावट की नाई एक बार लिखी और एक बार पहुंची जाती है। आज एक सैकड़ों सैनिक पराजय की बात लिखकर रखकर जा रहा है। आगामी काल तो स्वर्णलता क्या सचमुच इस पर जा रही है? नहीं तो इतनी टूट क्यों गई है? वह उठ सकती भी तो है, तो उठना नहीं चाहती। रात दिन बिस्तर पर, फर्श पर पड़ी चटाई पर बिस्तर, कमरा पहुंचने वाली नौकरानी आकर कहती है, जरा उठना पड़ेगा माँ जी। पहले तो उठ जाया करती थी स्वर्णलता, आजकल कहती है अब उठ नहीं सकती भैया, बगल से पहुंचकर चली जाओ। और बीच बीच में कहती है, दक्षिण वाले बरामदे में एक चिक टांग दिया तो मैं वहीं सोती। सुनकर प्रबोध बिगड़कर कहता है, उस खुले बरामदे में सोगी? रोज बुखार रहता है। इस घरघुस जड़ से तो खुली हवा ठीक है, स्वर्ण ने जरा हंसकर कहा। और दक्षिण के बरामदे में मरने का बड़ा अरमान जो है मुझे। ऐसे अमंगल की बात ना कहो मजली। प्रबोध चुप हो गया। स्वर्ण ने कहा, अजी अमंगल कैसा? अभी मरूं तो जय जयकार है। छोड़ो भी, मरती नहीं हूँ तो मरूंगी भी नहीं, लेकिन रात को खांसते खांसते जान जाती है तो मैंने तो नींद नहीं आती। बात गलत नहीं। उस दीवार के एक बारगी उस छोर पर ऊंची खाट पर झालरदार तकियों से घिरा जो बिछौना बड़े आराम का था, प्रबोध से अब वहाँ निश्चित सोया नहीं जाता। वह खांसी की आवाज़ से कमरे में टिक नहीं पाता। प्रबोध दरवाज़ा खोलकर बरामदे की चौकी पर आ बैठता है। फिर भी उसने प्रतिवाद किया, वाह, मेरी ही नींद पड़ी, तुम भी तो खांसते खांसते। दीवार की ओर से मुंह फिरकर स्वर्ण का, पर अपने को तो अपने पास से हटा लेने का उपाय नहीं है। आज भी फिर वही बात।
रात प्रबोध ने प्राय सारी रात ही भीतर के बरामदे में बिताई। फिर भी स्वर्ण ने जैसे ही दक्षिण वाले बरामदे में चिक डालने की बात कही, प्रबोध जैसे टोले भर को सुनाते हुए चिल्ला चिल्ला कर बोला, अरे ओ बकुल, अपने भैया से कह दे कुली बुलाकर मेरी खाट को उस छोटे कमरे में कर दे। आज से मैं वहीं सोया करूंगा। खांसी के मारे क्या तो तुझे नींद नहीं आती है, इसलिए एक रोगी खुले बरामदे में सोने जाएगी। कमरे से नहीं, कमरे के बाहर खड़ा होकर चिल्लाया। स्वर्ण मानो उस चिल्लाहट की और ही एक व्यंग हंसी की रहस्यमय दृष्टि से ताकती रही। व्यवस्था सुबल ने कर दी, बाप की नहीं माँ की। जाने कहाँ से 3 एक चीक तिरपाल लाकर बरामदे में लटका दिया और माँ के बिछौने को उठाकर वहां ले आया, चुपचाप, सबके अनजाने। स्वर्ण ने कहा भी सबसे छिपा कर ही था। स्वर्ण ने क्या सोचा था कि हाथ के इस सीलबंद बक्से की सीत को मैं तोड़ूंगी ही, इसलिए उसने कहा, सुबल, मैंने तो कभी तो कोई अनुरोध किया नहीं बेटे, तू मेरा एक अनुरोध रखेगा? मुझे दक्षिण वाले बरामदे में मरने का बड़ा अरमान है, कर देगा इसकी व्यवस्था? सुबल ने जवाब नहीं दिया। समझ में नहीं आया कि वह करेगा या नहीं, परंतु जरा देर बाद ही नजर आया सुबल बरामदे में पर्दा डाल रहा है। केदार बद्री से लौटते हुए 1 महीना काशी में रहकर जयावती बड़े दिनों के बाद कलकत्ता आई। उन्होंने नई व्यवस्था देखी, जीर्ण अवस्था भी देखी। उसके पास बैठ गई, बोली, किसी आदमी पर अभिमान करना सुहाता है स्वर्ण? ईंट पत्थर से मान करके अपने को खत्म करने से बढ़कर बेवकूफ़ी और क्या है? स्वर्ण ने हंसकर कहा, जानती ही तो हो सदा की बेवकूफ़ हूँ, परंतु मान लो ईंट पत्थर है, यह किसने कहा? यदि कहूँ सृष्टिकर्ता, वह भी तो ईंट पत्थर ही है, फिर तो लाचारी है। बहुएं कह रही हैं शरीर की लापरवाही करते करते यह रोग मोल लिया। वे तो माँ होने के नाते परेशान हो रही हैं, इसी से ऐसा कहती हैं। मरने के समय आखिर कुछ तो होगा ही ना। लेकिन काल को स्वेच्छा से ही क्यों आमंत्रित करियो? सुना है दवा नहीं पीती, पथ्य नहीं लेती, बहुएं सेवा जतन करने आती हैं तो वह भी नहीं लेती। यह तो ठीक नहीं है ना। स्वर्ण की व्याधि मलान आंखें एक बार जल उठी, उसके बाद छाया हो गई। बोली, कहा ना सदा की बेवकूफ़ हूँ। जयावती ने कहा, सो तो जानती हूँ। दुनिया में सिर्फ खालिद से काम नहीं चलता। न्याय और अन्याय, सत्य और मिथ्या से समझौता किए बिना यह संसार अचल है। यह समझाकर तो हार गई तुझे, लेकिन मेरे जीते जी नहीं खिसकी तो क्या? एक तो कब का छोड़कर चला गया, तू भी चली जाएगी? स्वर्ण की वे बड़ी बड़ी काली आंखें गड्ढे में धंस गई थी, फिर भी शायद वे आंखें बोलना नहीं भूली। उन आंखों की बात से स्वर्ण ने मुंह की बात को भी मिलाया। जो तुम्हें छोड़ गया है उसने तो तुम्हें आज भी भरा पूरा रखा है जयादी। तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं। समझ गई, बड़ा ज्ञान दिया, लेकिन मन की 2 बातें करने को भी तो चंगी चाहिए। और तू क्या अंत में हार मानकर चली जाएगी? प्रतिज्ञा थी, हार नहीं मानूंगी। लेकिन सृष्टिकर्ता को स्वर्ण पर बड़ा आक्रोश है, अब नहीं बनता। सेवा जतन जो कह रही है जयादी, जो करने आती है हृदय से करने आती है, सभी दिखावा। जयावती हंस पड़ी, बोली, आंखों जो दिखाई देता वही देखना चाहिए स्वर्ण। हृदय को देखने जाना विधाता के विधान का व्यतिक्रम है। कुछ क्षण चुप रहकर स्वर्ण बोली, छोड़ो भी जयादी, इस पर तर्क करना बेकार है। इस ढांचे में नया कुछ नहीं होने का। उससे तो अच्छा है कि तुम जो जो देखा हो सो बताओ। जयावती ने शुद्ध गले से कहा, विशद रूप से ये बताने की अब इच्छा नहीं। तेरे आगे मेरी चिरकाल की लज्जा रह गई। तीरथ किया कि रात दिन अपराध के भार से के मर्म से मरती रही। हाय राम, सुनो जरा बात। स्वर्ण ने उस बात को दबाने की चेष्टा की, लेकिन जयावती ने बात पूरी की। मैं अकेली होती तो तुझे छोड़कर जाने की बात सोच भी नहीं सकती, लेकिन यह दल बड़ी भयानक चीज है रे। उस चीज की माया नहीं होती, ममता नहीं होती, चक्षु लज्जा भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी कहती तो खा ही डालते मुझे। मैं ही तो उद्योगी थी। स्वर्ण ने कहा, नहीं जाऊंगी क्या कहती? तीरथ की बात, वो भी महातीरथ। जीवन में 2 बार अवसर नहीं आता। मेरे भाग्य ने मुझे, हाँ, यही एक जगह है जहाँ स्वर्ण आदमी की तरह बोलती है, भाग्य पर आक्षेप करती है। देवर जी की बीमारी कठिन नहीं है, यह मैं समझ गई थी। जयावती कुछ क्षण चुप रहकर बोली, फिर भी जाना नहीं रुकता यदि लड़के प्रतिकूल नहीं होते। स्वर्ण अचानक हंस उठी, अजीब टूटी टूटी हंसी। अजी, जिसका जन्म काल ही प्रतिकूल हो उसके लिए अनुकूल कौन होगा? यही शायद सही है। जन्म लगन अपने राशि नक्षत्र की पलटन लिए आजीवन आदमी का पीछा करती रहती है। यह एक अंक शास्त्र की बात है। बात में बाधा पड़ी। हाथ में गिलास और दूसरे में रिकाबी लिए भानु की बहू आई। हंसकर बोली, ताई जी, आप तीरथ से लौटी हो, आज आपका जलपान कराए बिना नहीं छोड़ूंगी। लीजिए, तशर की साड़ी पहनकर पत्थर के बर्तन में ले आई हूँ। जयावती मुस्कुराकर बोली, अरियो पगली लड़की, बिना पूछे यह सब क्यों करने कराने गई? आज तो मेरा संकट है, आज तो कुछ खाऊंगी नहीं। कुछ नहीं खाएंगी? नहीं रे बिटिया, नाहक ही कष्ट किया। बड़ी बहू के दुख का अंत नहीं रहा। मलान मुँह लिए चली गई। उसके बाद
स्वर्ण बोली, तुम भी तो खासा अभिनय कर सकती हो जया। जयावती ने हंसकर कहा, उपाय क्या है, यह संसार थिएटर ही तो है। तुम अभिनय नहीं कर सकी इसलिए हार गई। उनकी हथेली को अपनी मुट्ठी में धीरे से दबाकर स्वर्णलता बोली, हार गई, पर हार मानी नहीं। जयावती उठ रही थी। प्रबोध आकर खड़े हुए बोले, अरे नहीं बहू जी, तीरथ वीरथ हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस पर अपनी सखी का हाल देख रही हो, मगर एक पुड़िया दवा नहीं लेती, सेवा जतन स्वीकार नहीं, और इस खुली जगह में सोना अपने ही दोस्त से अपने प्राण गवाएगी है। स्वर्णलता हठात जोर जोर से खांसने लगी, और खांसी थी कि रुक ही नहीं रही थी। प्रबोध भयार्थ चेहरे से चीख उठा, अरे बकुल कहाँ रहती है रे, सब रोगी को जरा पानी दे, अच्छा देखता हूँ, और कहकर स्वयं ही पानी लेने चले गए। गंगा का पानी कितना बड़ा, पृथ्वी की गति कितनी बार बदलती, फिर भी सामाजिकता की लौह निगड़ से बूढ़े बूढ़ियों की छुट्टी नहीं। अब सामाजिकता नहीं करने के कारण श्यामा सुंदरी की कोई निंदा नहीं करेगा, फिर भी कानू के लड़का हुआ है, यह सुनकर चांदी की टोकरी और सितिवा लेकर वह शिशु को देखने आई। गरज की वह सदा जो करती आई है वह तो करेंगी। वह बोला, सो हो, प्रबोध का यह पहला पोता है, बड़ी बहू ने तो पहले लड़की दिखाई। पोता सही है, चीज तो आराधना की है, किंतु स्वर्णलता बेसुध बैठी थी। सोने का हार देकर मुंह देखने की बात थी जिसकी। स्वर्ण अपनी त्रुटि नहीं देखती, केवल पराई त्रुटि की ही खबर होती है उसे। खैर, श्यामा सुंदरी के छाले पड़ी आंखों से भी यह अवस्था पकड़ में आई। उन्होंने प्रबोध को बुलाकर कहा, बहुरानी का क्या हाल है रे प्रबोध, डॉक्टर वैद्य कुछ नहीं दिखा रहा। प्रबोध ने सिर झुकाकर कहा, डॉक्टर वैद्य यानी मोहल्ले के एक बहुत अच्छे होम्योपैथ उन्हीं से दवा ला दी थी, लेकिन खाई ही नहीं वह दवा, यूं ही पड़ी रही। जिद्दी तो सदा की है, अपने इसी मन के कारण इसने कभी शांति नहीं पाई। तुमने तो देखा ही है मामी, मैंने सदा औकात से बाहर ही किया है, फिर भी इसका मन नहीं भरा। श्यामा सुंदरी झट बोल उठी, आह, मन मन करके ही दोष दे रहे हो बेटा, आदमी के शरीर में ही क्या रोग नहीं होता। श्यामा सुंदरी के जाते ही प्रबोध मोहल्ले के ब्रजन कविराज को बुला लाया। खुले गले से स्वर्णलता से बोला, कविराज आए हैं, इन्हें बताओ कि तुम्हें तकलीफ क्या है। उन्हें देखते ही चौंक कर उठ बैठी स्वर्ण, घूंघट खींच लिया। कविराज ने देखा, देखे तो बिटिया हाथ, कहकर जैसे ही हाथ बढ़ाया स्वर्ण दृढ़ स्वर में बोल उठी, नाहक ही आपको कष्ट दिया कविराज जी, मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं। कविराज जी मोहल्ले के ही थे, लिहाजा अदब वैसा नहीं। प्रबोध तीखे गले से बोल उठा, बीमारी नहीं है, लेकिन लगातार सुनता आ रहा हूँ कि हल्का बुखार रहता है, खांसते खांसते बुरा हाल है। स्वर्णलता ने सिर हिलाकर कहा, वह खास नहीं है, कुछ नहीं कहकर जिद तो दिखा रही हो, पर अपने पिराने सब आकर मुझे भला बुरा कहते हैं। कविराज जी जब आ ही गए हैं तो देख ही जाएं, दिन दिन ये दुबली क्यों होती जा रही है, यह भी तो देखना जरूरी है। स्वर्णलता ने और भी दृढ़ गले से कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आपको नाहक की तकलीफ थी कविराज जी, आप जाइए। ऐसे ही एक दिन उसने कुल पुरोहित को विदा किया था। ब्रजेन कविराज गोरे हैं, आरक्त चेहरे को और भी आरक्त करके बोले, घर में राय करके तब वह डॉक्टर वैद्य बुलाना चाहिए प्रबोध बाबू। प्रबोध बाबू सिर झुकाकर साथ साथ उतर गए। कविराज आए थे, उन्हें दिखाया क्यों नहीं। बहुत दिन पहले भानु जिस घर को छोड़ आया है, आज भी हूबहू उस घर में एक आदमी जैसी चीज अदा से कहा, मतलब इसका। उस मुंह की ओर से मुंह फेर कर स्वर्णलता ने कहा, जरूरत नहीं, वो इसलिए जरूरत है या नहीं, इसे चिकित्सक के विचार पर ही छोड़ना अच्छा नहीं होता। स्वर्ण स्थिर गले से बोली, वह अच्छा अवश्य तुम लोगों का होता, लेकिन बता सकते हो दुनिया में आजीवन केवल तुम लोगों का ही अच्छा क्यों होगा। कविराज जैसी शक्ल बनाकर भानु भी चला गया, कहता गया, घर की अशांति में आग जलाना ही इन दिनों तुम्हारा प्रधान काम हो गया है माँ। इन दिनों ही क्यों, सदा से ही तो ऐसी हो। खाते के नीचे सदा के लिए लकीर खींचकर ही चला गया मानो। ताज्जुब है, एक आदमी ने केवल मन के दोष से ही सबको खाक किया, बीमारी नहीं हुई कहकर कविराज को भगाया, किंतु खाट पकड़े हुए मतलब क्या हुआ। मतलब का आविष्कार किया बहुओं ने। वे लोग चुपचाप आपस में बोलने लगी, साफ तो समझ में आ रहा है रोग अच्छा नहीं है, यह खांसी का रोग छूत का है, फिर भी डॉक्टर वैद्य दिखाए तो बात खुलेगी, बेटी के ब्याह में कठिनाई होगी, इसलिए एक मतलब का आविष्कार आखिर किया उन्होंने, जिसमें स्वर्णलता की सद्बुद्धि और घर के प्रति शुभेच्छा दिखाई दी उन्हें। पराई लड़की होने के बावजूद समझा। कानू की बहू ने बल्कि यह भी कहा, जरूरत से ज़्यादा अभिमानिनी है, पिता बिल्कुल ही अलग ढंग के हैं। लेकिन वे लोग यह सब स्वर्णलता के सामने तो कहती नहीं कि उसे मालूम हो उसे केवल मंदबुद्धि के सिवाय भी कुछ सोचते हैं या नहीं। यह कोई फौरन खतरे वाली बीमारी नहीं, इसलिए हड़बड़ाकर आने की बात नहीं। फिर भी चंद
आजकल कभी कभी आ जाती है। ससुराल में मनमुटाव चल रहा है, इसलिए बहाना बनाकर चली आती है। आकर जरा देर माँ के पास बैठती है, कुशल प्रश्न और कुछ हा हताश करके उठ जाती है। थिएटर देखने का शौक है खूब, उसी के लिए भाभीियों के पास आ जाती है। यहाँ से जाए तो कई देवरानी नंदों की टिकटों का दाम गिनना पड़े। अंदर से जितना भी मनमुटाव हो जाए, बाहर से सौष्ठव रखे बिना नहीं चलता। और यहाँ वह भला नहीं, दोनों बहुओं को नचा देने से ही व्यवस्था हो जाती है। गृहिणी जैसी एक ननद साथ में जा रही है, इसलिए पतियों को आपत्ति नहीं। 26-27 की तो उम्र हुई चन की, दाई के साथ चली जाती है। टिकट का झमेला दाई ही झेलती है। थिएटर देखकर रात का भोजन करके तब विदा होती है। कभी कभार चंपा भी आ जाती है, लेकिन उसे फुर्सत कम है। ससुराल में शासन खूब कड़ा है। चन आई थी, जाते समय फिर माँ के पास जरा बैठकर बदन हाथ में हाथ फेरकर तब विदा हुई। एक निश्वास छोड़कर बोली, मौका मिलते ही फिर आऊंगी माँ। स्वर्णलता ने बेटी की बात का जवाब नहीं दिया। कानू पास ही खड़ा था, उसकी तरफ ताककर बोली, इन लोगों से कह देना कानू, मेरे मरने के पहले किसी को आने की जरूरत नहीं, मरने पर ही आए। यही कहा स्वर्ण ने। मरने को आई फिर भी स्वभाव नहीं गया। अपने ही पेट की बेटी का ऐसा अपमान, लोगों का अपमान करते करते ही उसका पेशा हो गया मानो। लेकिन बेटी है, इसलिए तो यह अपमान हजम नहीं कर सकती। चैन यह नहीं सोचा कि रोगी की बात का बुरा नहीं लेना चाहिए। वह भी अच्छा याद रहेगा कहकर धड़धड़ाती हुई चली गई। कानू उसके पीछे पीछे गाड़ी तक गया। दूसरे ही दिन यह खबर चंपा तक पहुंच गई और दोनों ने बहुत बार कही हुई बात कही, हम तो सौत की लड़की ठहरी, असली बेटी है पारुल बाला और बकुल बाला। तब से माँ के आदेश का पालन ही कर रही थी, आती नहीं थी। पर स्वर्णलता ने मरने में बड़ा विलंब जो किया। कानू के लड़के के अन्नप्राशन को टालते टालते 8 महीने पर ले जाने के बावजूद जब स्वर्णलता को बिछावन से उठाया नहीं जा सका, तो प्रबोध ने स्वयं ही पतवार थाम बड़ी धूमधाम से तैयारी की, नहीं तो लोगों को मुंह दिखाना मुहाल हो रहा था। उस समय बड़ा मान मुना कर बेटियों को लिवा लाया प्रबोध, पर हंसी खुशी के साथ तो दिया, लेकिन मान के पास मुंह लटकाए ही रही। एक बस प्रणाम, वह भी लेटे हुए को प्रणाम करना निषेध है। बेचारी बकुल एक बार दीदियों को और एक बार माँ की ओर भाग दौड़ करने लगी। कोई पक्ष कहीं सदा के लिए रुष्ट ना हो जाए। पर बकुल की परीक्षा, बकुल की छात्रवृत्ति, उसका क्या हुआ? यह तो दुख की बात है, रहने ही दीजिए। पढ़ाई उसकी आगे बढ़ी नहीं, स्वर्ण ही उसका कारण थी। पृथ्वी की ओर से स्वर्णलता ने पीठ फेरी, फिर भी बकुल को अभी अधिक नहीं हटाया। बकुल दूध साबुदाना ले आती है तो हाथ बढ़ाकर लेती है, दूसरा कोई लाता है तो कहती है रख जाओ पी लूंगी। फिर भी बीच बीच में स्वर्ण को पूछ करती है, तेरी पढ़ाई का क्या हुआ, मास्टर को हटा दिया शायद। बकुल मनी मन कहती है भगवान झूठ का दोष ना लेना, और बोलती है मास्टर साहब की तबीयत खराब है। स्वर्ण फिर नहीं बोलती, आंखें बंद कर लेती है। समझ में आ रहा है अब शेष होती जा रही है, जो सदा केवल बोलती ही आई है। अब नहीं बोलूंगी, यह प्रतिज्ञा करके भी बिना बोले नहीं रह सकी। केवल घर पर ही नहीं, देश और देश के बारे में, सभ्यता, समाज, राजनीति, धर्म, पुराण, उपपुराण, सबके बारे में बोलती ही रही। किसी ने खिलाफ खोला कहा तो थाल ठोक कर उसने तर्क किया। और अब उस आदमी को जब बोलने से वितृष्णा हो गई तो अब आशा भी नहीं रही। नशाखोर का मरण काल निकट है। यह तब पकड़ में आता जब नशे से उसे अनासक्ति हो जाती है। स्वर्णलता की बात नहीं, यह अवस्था मानो प्रबोध के लिए छटपटाईदायक हो। वह काली घाट में पूजा की मन्नत मान लाया, ठंडनिया काली का खडक धोया, पानी भी मांग लाया। मिट्टी के बर्तन को बिस्तर के नज़दीक रखकर रुआ से गले से कहती है, इसे छाती कपाल से छुआकर पी लो, इससे कम कष्ट होगा। कम होगा तो यहीं रख दो, स्वर्ण कहती है। प्रबोध अधिक देर तक रोगी के पास बैठ नहीं सकता, सिर्फ आता जाता रहता है। फिर आकर बोलता है, अब भक्ति मत करो मजली, काली माँ का खडक धोया पानी है।